कल हमने बच्चों पियाजे के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के थ्योरी। वाइगोत्स्की की थ्योरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाइगोत्स्की एक सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं है। उसने वो चीजें बताई है जो मुझे लगता है कि जेन प्याजे भी नहीं समझा पाए। अब है क्या वो? वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, यानी कि वो रूस का रहने वाला और साइकोलॉजिस्ट है। इसने सामाजिक रचनावादी के बारे में बताया, यानी कि उन्होंने बोला है कि बच्चे जो है ना समाज से बहुत ज्यादा सीखते हैं। यानी समाज उन्हें सिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलो देखेंगे ये कहाँ तक चीजें सही बताया इन्होंने और कहाँ तक गलत। इन्होंने बताया कि सामाजिक सृजनवाद का जनक कहा जाता है इनको, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बोलूं तो जो सोसाइटी है उनकी मदद से बच्चे सीख पाते हैं। यानी कि अगर बच्चों को अच्छे माहौल में पढ़ाओगे, अच्छी जगह रखोगे, रखोगे मतलब क्या कबर्ड में रखेंगे? कबर्ड में नहीं रखने का मतलब है, मतलब अच्छी जगह रहोगे, अच्छी जगह उनका पालन पोषण करोगे तो वो अच्छी आदतें सीखेंगे। अब जब बात ऐसी आती है ना तो ग्रुप लर्निंग की जैसी चीजों को तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप लर्निंग मतलब होता है जहाँ पे हम दूसरों की मदद से ग्रुप में, यहाँ पे दो स्किल सीखते हैं। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब होता है कुछ तुम सिखाओ कुछ मैं सिखाता हूँ। ये इसकी मदद से बच्चे जो है सीखते हैं। यहाँ पर वो समाज के बारे में समाज से सीखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ ये? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो समाज के बारे में समाज से सीखते हैं, यानी समाज ही उनको सिखाता है। वाइगोत्स्की ने डेवलपमेंट के बारे में बोला कि डेवलपमेंट बेटा कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो एक टाइप के बाद रुक जाए। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट मतलब तो चलता ही रहेगा। जैसे वो ऐड आता है ना जिलेट गार्ड का कि हर बार नहीं, जिलेट गार्ड लो और ये जो मर्जी बोलो वो चलता ही रहेगा। तो वही वाली बात है इसमें कि वो ये कहते हैं Vygotsky कि डेवलपमेंट जो है ना वो एक टाइम के बाद नहीं, वो हमेशा चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। तो इन्होंने क्या बताया है कि विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि सामाजिक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि जो मानसिक विकास है बच्चे का, वह समाज से सीखता है। अब वो कैसे सीखेगा? वो ऐसे सीखेगा, बच्चा जब छोटा होता है तो उसके आसपास के वो एटमॉस्फेयर में रहता है और वहां पे जो लोग जिस तरीके से बात करते हैं वो वही सीखता है। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि केरल में अगर सब लोग हिंदी बोले तो क्या बच्चा हिंदी बोलने लग जाएगा? जवाब है बिल्कुल हाँ। बच्चा जहाँ जिस एनवायरमेंट में रहेगा, जिस समाज में रहेगा, उसी समाज की वो भाषा सीखता है। अब इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजेशन, यानी कि आंतरिककरण का प्रक्रिया। अब इसमें तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? वह समाज में किस तरीके से बातचीत कर रहा है, समाज उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनको शुरुआत से ही अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला होता है, तो वो समाज से अलग थलग रहते हैं। वो ये सारी चीजें जो है ना वो नहीं मानते हैं, वो पेरेंट्स को अच्छा नहीं मानते। जो बच्चा शुरुआत से ही वहां रहा है, कहाँ पे, वार्डन में या हॉस्टल में, उसको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से लगाव थोड़ा कम हो जाता है। फिर बात आती है कल्चर। हिंदू कल्चर से है, मुस्लिम कल्चर से है, ये कौन से कल्चर से है वो, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो, जैसे गुरुद्वारे में हम लोग जाते हैं सर पे चुनरी या कपड़ा ओढ़ते हैं कि नहीं ओढ़ते हैं, क्योंकि वहां का कल्चर है, ऑटोमेटिकली वो चीजें प्रभावित करेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गुस्सा शांत हो जाता है पर बोले हुए शब्द शांत नहीं होते।
यानी कि हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो कैसे? अगर तुम्हें कोई काम करवाना है तो तुम बोल सकते हो, क्या आप मेरा ये काम कर दोगे? अगर आप कर दोगे प्लीज, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और प्लीज मेरी मदद कर दो। एक तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है? ओए, ये काम कर दियो मेरा। ये बात तो सेम ही हो रही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग था। तो लैंग्वेज जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके। तो इसका मतलब क्या है? भागवत क्या कहता है कि समाज ही बच्चों को सिखाता है। तो क्या हम हमारा कोई रोल प्ले नहीं होता है? अरे यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो? रोल प्ले तुम्हारा भी है, बस लेकिन जो समाज का रोल है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये क्या बात हुई? इसकी बात ये है कि अगर हमें किसी डॉग से बात करनी है, क्या हम भी भाव हो करके बात करेंगे? अरे नहीं यार, इसका मतलब ये है कि उसकी अपनी भाषा है, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ कह रहा है, बट उसके इशारों से, उसके तरीकों से, उसके रिस्पॉन्स से हम ये पहचान लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम उसकी भाषा थोड़ी समझने लग गए हैं कि वो ये मांग रहा है। अच्छा, जो डॉग है ना, वो ये कह रहा है कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। उसने ऐसा बोला, एंड हाउ डू यू नो दिस? तुम्हें कैसे पता चला ये सारी चीजों के बारे में? नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन कुछ गेस्टर से वो चीजें समझा सकते हैं। तो वैगोत्स्की क्या कहता है? भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। टीचर तो बेचारा परेशान ही रहता है इन सारी चीजों से, बच्चे बात ही करना नहीं बंद करते। और वैगोत्स्की से ज्यादा कौन जान सकता है इस बात को? और ज्ञान को सृजन करते हैं। छोटी क्लास में, छोटी क्या बड़ी क्लास में भी बच्चों की बातें खत्म ही नहीं होती है। टीचर खत्म हो जाएगा, लेकिन बेचारा बच्चों की बातें खत्म ही नहीं होती। तो डाइवर्सिटी क्या कहता है? लैंग्वेज इज अ टूल। लैंग्वेज एक टूल है, एक साधन है। एक साधन है जिससे बच्चा जो होता है अपने विकास को, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास नॉलेज इतनी सी होती है, जैसे छोटा सा गोला। ठीक है? जैसे ही वो स्कूल जाता है, उसकी नॉलेज कितनी बड़ी हो जाती है। ठीक है? फिर वो जो है वो धीरे धीरे बुक्स पढ़ता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो उसकी नॉलेज उतनी बड़ी हो जाती है। फिर जब वो ट्रिप पे जाता है या नए नए लोगों से मिलता है, नई नई किताबें पढ़ता है, और दूसरों के कल्चरों के बारे में देखता है, समाज से मिलता है, तो उसकी लैंग्वेज बोल लो या उसकी नॉलेज कितनी बड़ी हो जाती है। तो तुम देख सकते हो कि जो बच्चा है वो कैसे, कहाँ एक छोटे से पॉइंट पे था, यहाँ पे था वो, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अब देखो कितना ज्यादा उसकी नॉलेज बढ़ गई है, कितने सारे पॉइंट्स हो गए। तो ये सारी चीजें फाइकोस्की कहता है। इसे erase कर दो, कर देते हैं। फिर बात आती है, अब ये तीन चार टर्म क्या है? ये सारी चीजें क्या है? जेड पी डी, एम के ओ, स्कैफोल्डिंग। अच्छा, चलो इसको एक एग्जांपल से तो मैं समझाता हूँ, तो तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगे। और देखो, एमक्यू एमक्यू का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने यहाँ पे देखा, एक जो बच्चा है वो साइकिल सीख रहा है। तुम भी कभी ना कभी सीखे हो गए, गिरे हो गए, टूटे हो गए, तो चोट भी लगी होगी। लेकिन पापा क्या कर रहे हैं उसके? हाँ, ये इंसान उसके पापा है, वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो एमकेओ का मतलब क्या होता है? बच्चों को जो सीखने में जो मदद कर रहा है, इसको बोलते हैं एमकेओ। फादर क्या सिखा रहे हैं कि साइकिल को कैसे पकड़ना है, साइकिल से कैसे चलना है, पैडल कैसे मारना है, वो एमकेओ होता है। जेड पी डी क्या होती है? जेड पी डी का मतलब होता है
बालक को मदद मिलने पे वो क्या क्या चीजें सीख रहा है, वो सीख रहा है, वो क्या सीख रहा है, बदमाशी करना? नहीं, बदमाशी करना नहीं सीख रहा है। वो सीख रहा है कैसे साइकिल चलाते हैं। जेडपीडी का मतलब होता है वो क्या चीजें सीख रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, जेडपीडी का मतलब क्या होता है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जो उसके पापा होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइकिल चलाना छोड़ देता है। तो उस टाइम पे वो खुद अपनी मर्जी से चला रहा होता है बच्चा साइकिल, और उसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए मदद करते हैं, फिर अचानक से वो मदद खत्म हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट हो रहा है, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, चलो तुम्हें कुछ हिंट दे देता हूँ। अब ये थोड़ी है मैं तुम्हें पूरा पेपर करके दे दूंगा। तो हिंट देने का मतलब क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग। जहाँ पे जेडपीडी क्या होता है, जिस मदद से तुम चीजें सीख रहे हो उसको बोलते हैं जेडपीडी। और एमकेओ कौन होता है, जो उस फील्ड के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। जैसे तुम्हारे फादर हो गए, टीचर हो गए, जो तुम्हें सिखा रहा है, जो उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंसान है। तो ये चीजें समझ में आई। समझ में आ गई नहीं? तो एक एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर चलाना सीखना है, हमें कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इंसान को ढूंढेंगे वो कंप्यूटर के बारे में एक्सपर्ट हो। तो एमकेओ कौन हो गया, वो कंप्यूटर टीचर। अब उस कंप्यूटर टीचर की मदद से मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ। दैट इज जेडपीडी। ठीक है, ये थोड़ा सा गाना सा लग रहा है, दैट इज जेडपीडी। तो वो चीजें मैं सीख रहा हूँ। तो लेकिन अब हर बार थोड़ी वो मेरे को हर एक चीज बताता ही रहेगा, बट कभी ना कभी तो मुझे खुद भी करना होगा। तो उस टाइम पे जो मेरे को थोड़ी सी हेल्प कर दे, कि वो बता दे कि इसको ऐसे करके ऐसे कर लूंगा, तो जो थोड़ी सी हिंट दिया है, जो तो मेरे को हेल्प दी है, टेम्पररी जिसको हेल्प बोलते हैं, वो होता है स्कैफोल्डिंग। और फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मैं कंप्यूटर में A+ हो जाऊंगा। ये A+ तो नहीं लग रहा, इसको हटाओ पहले। तो ये लो, मैं कंप्यूटर में A+ हो जाऊंगा, और उसको क्या कर देते हैं, उसको गोले में डाल देते हैं। हम्म, तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ तक चीजें क्लियर है। क्या मुझे सही लग रहा है या कुछ कुछ गलत लग रहा है? ओके डॉली, आपको क्लियर है? ओके, बता दिया करो, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं ही अपने में बोला जा रहा हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे। हाँ, और स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है जो टेम्पररी हेल्प होती है। ठीक है, अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो, वो होता है। बात इसके बाद आती है भाषा के 3 रूप। भाषा के कितने रूप, 3 रूप, एक तीर, दो तीर, तीन तीर। 3 रूप है। पहला आता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब क्या होता है, ये दो दो उम्र के बाद स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि दुनिया से बात करना। इस टाइम पे तो बच्चे जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो किसी से भी बात करने लग जाते हैं, वो बात अलग है, अपनी मम्मी को भी छोड़ के। बट लेकिन वो सोसाइटी से सीखते हैं, वो समाज से सीखते हैं, वो जो सुनते हैं वही बोलते हैं। तो ये होता है सोशल स्पीच, यानी कि सामाजिक वाक। वाक का मतलब होता है बोलना।
वो समाज से सीख रहे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु। अरे कुछ बच्चे तो गाली भी सीख लेते हैं इसे एज में। कैसे? क्योंकि समाज में जिस माहौल में वो रह रहे हैं वहां पे ऐसी चीजें हो रही है। फिर बात आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है? बोल बोल कर खुद से बढ़ा, मैं तो बोलता रहता हूँ, पता नहीं ये लोग सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, ये मैं कितना भी कुछ भी कर लूं भूमिका माइक ऑन करती नहीं है, ये वो और गाली भी नहीं सुनती है। ये क्या होता है? प्राइवेट स्पीच होता है, जहाँ पे हम खुद ही से चीजें बात कर रहे होते हैं और बोल बोल के खुद से बात करना होता है। हाँ, हमारी बात जो होती है क्या पता तो दूसरे लोगों को भी सुनाई दे। अब ये तो मैं तेज तेज बोल रहा था तो तुम्हें भी सुनाई दे रहा है। प्राइवेट स्पीच क्या होते हैं? जो हम खुद सुन सकते हैं, दैट इज। कई बार बड़बड़ाते हैं जो ऐसे बोलते हैं, तो 3 साल से उम्र से ज्यादा के बच्चे जो होते हैं। फिर बात आती है साइलेंट स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, जब हम अपने खुद के मन से बात कर रहे होते हैं, काश ऐसा हो जाए कि अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हो जाए, और क्रेडिट होने के बाद कुछ पैसे फैमिली वालों को दे दें, इससे आधा दे दो और आधे पैसे हम लोग घूम फिर के आए, खाए पे मजे करे, अपने मन में ख्याली प्लाव खाए। ये होता है हमारा साइलेंस इनर स्पीच। ठीक है, उसको थोड़ा सा स्नोमैन टाइप का बना देता हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है स्नोमैन। ये ये रहा थोड़ा सा स्नोमैन जैसा लग रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो जेडपीडी के बाद में तो मैं बता दिया, मैंने एमकेओ के बारे में बता दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बच्चों क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स है जिनको हमें याद करना पड़ेगा, ये क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है, इनके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहली है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? जब एक प्रोजेक्ट पर एक इंसान नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हो, कुछ काम तुम करो कुछ काम मैं करता हूँ और मिलके जो काम करते हैं, दैट इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। जिसमें सबका अपना अपना टास्क हो, एक तरह से हम बोल सकते हैं ना प्रेजेंटेशन है, तो जहाँ पे कुछ कुछ साथ मिलकर सीखते हैं, उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। फिर बात आती है कोऑपरेटिव लर्निंग। अब ये क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी लर्निंग जिसमें थोड़ा नेगोशिएशन तुम करो और थोड़ा, अब जैसे तुम अगर क्लास में बोलते ही रहोगे तो मैं चीजें नहीं समझा पाऊंगा। तुमने चुप रहना चुना है, इससे क्या हो रहा है? तुम कोऑपरेट कर रहे हो सो दैट वी कैन स्टडी, हम पढ़ पा रहे हैं। तो दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। थोड़ा कहना तुम मानो थोड़ा मैं मानता हूँ, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर बात आती है रेसिप्रोकल टीचिंग की। रेसिप्रोकल टीचिंग टीचिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, अब तुम मुझे बताओगे, अब तुम मुझे पढ़ाओगे, दैट इज रेसिप्रोकल टीचिंग। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब कि पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स ही एज ए टीचर बन के पढ़ाए, तुम्हारे फ्रेंड्स ही टीचर बन के पढ़ाए, इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया टीचर से, अब वो तुम्हें समझाएंगे, वो तुम्हारे हेडेक लेंगे, एग्जाम में पास करवाना वो करवाएंगे। तो पीयर ट्यूटरिंग का मतलब वही होता है। असिस्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या है, एक तरह से ना जैसे हमारे पास दो हाथ होते हैं, लेकिन जब हम दूसरे फ्रेंड्स की मदद से असिस्ट करें या उन्हें चीजें समझाएं और उनकी मदद से हम चीजें समझें, तो एक तरह से ये भी पीयर ट्यूटरिंग जैसा हो गया। बट इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा रिलेशन फॉर्मल रहता है, फ्रेंड्स मतलब बोला यार बता देना प्लीज, वहां पे ऐसे नहीं बोल सकते ये, क्योंकि सामने वाला इंसान
सीनियर होता है, और उसके साथ हमारे कैसे रिलेशन होते हैं, फॉर्मल रिलेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, तो वाइगॉस्की की थ्योरी आज हमने पढ़ी। आज हमने क्या क्या पढ़ा वाइगॉस्की की थ्योरी में। वाइगॉस्की कौन है? वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने समाज, एक रचनावादी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बताया समाज ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू बच्चे सीखते हैं। इन्होंने बताया बच्चों का बौद्धिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो भी समाज ही करवाता है। इन्होंने ये भी बताया कि समाज में दो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, लैंग्वेज और कल्चर। वैसे तो समाज तीन चीजों से मिलकर बना है, समाज, कल्चर और भाषा। इन उन्होंने बताया लैंग्वेज एक टूल है जिसके जरिए हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और उनकी चीजों को समझ पाते हैं। फिर हमने पढ़ा जेडपीडी के बारे में। जेडपीडी का मतलब क्या होता है, हम क्या सीख रहे हैं, कैसे विकास हो रहा है। एमके जो एक्सपर्ट इंसान होता है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है जो टेम्पररी हमें हेल्प मिली होती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ी भाषा के तीन रूप होते हैं। पहला सोशल स्पीच, यानी कि जब हम समाज से बात करते हैं, दुनिया से बात करते हैं, तो दो उम्र से स्टार्ट हो जाता है, जब दो एज के होते हैं। दो एज से क्यों बोल रहा हूँ मैं, जब हम 2 साल के होते हैं वो ठीक है। फिर जब 3 साल से प्लस होते हैं तो प्राइवेट स्पीच सीख जाते हैं, अपने में ही बोलने लग जाते हैं, बड़बड़ाते हैं। साइलेंट इनर स्पीच, जब हम खुद से बात करते हैं जो दूसरा नहीं सुन पाता है। फिर हमने ये पढ़ा कोलैबोरेटिव क्या प्रोजेक्ट, यानी कि कुछ तुम पढ़ाओ कुछ मैं पढ़ता हूँ, कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे। कोऑपरेटिव, मैं कुछ समझा रहा हूँ तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, उससे सीखेंगे। रेसिप्रोकल, अब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया अब तुम मुझे पढ़ाओ। पीयर ट्यूटरिंग, तुम्हारा फ्रेंड्स पढ़ा रहे हैं। असिस्टेंट, यानी कि कोई फॉर्मल बाहर तो कोई इंसान आया है और वो उसकी मदद से तुम सीख रहे हो। तो यहाँ तक मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर है। क्या सारी चीजें क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है। तो क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ कोलबर्ग, यानी कि कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। अब ये क्या है? अब ये कौन आ गया? ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बहुत गहरी बात बताई है। गहरी बात क्या है? तो एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, तो उसपे ये लिखा हुआ था, कितना मजबूत होगा ना वो इंसान जिसे पता है कि पढ़ाई लास्ट ऑप्शन है लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ रहा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसी चीज को पहचानना के बारे में स्कूल ने बोला है। अब ये क्या बोला है इन्होंने, मतलब कि हमारे मम्मी पापा कितने भी बड़े हो जाए हम लोग, लेकिन हमेशा क्या करते रहते हैं, वो फिक्र करते रहते हैं कि ये लड़की में तो अभी भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, और अभी भी ये चीजों को लेकर समझती नहीं है, ये गलत हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो मोरल डिसीजन को लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं तो उसका मोरल रीजनिंग चलता है। मोरल रीजनिंग का मतलब क्या है? कोई चीज सही है कि कोई चीज गलत है। अब तुम्हारे भाई ने बड़े पापा के पैर नहीं छुए, तो ये सही था या गलत था? बताओ जल्दी। तुम्हारे छोटे भाई ने बड़े पापा के पैर नहीं छुए, ये सही है कि गलत है? गलत है। अब मैं उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। क्योंकि उसके बड़े पापा जो है वो ड्रिंक करते हैं, तो उसके हिसाब से उसने ये पढ़ा है कि एक ड्रिंक करने वाला इंसान जो है वो अच्छा नहीं होता।
तो इसलिए वो अपने बड़े पापा के पैर नहीं छू रहा। अब बताओ गलत है कि सही है? तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या ये चीज सही थी या क्या ये चीज गलत थी, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। क्या बोलते हैं? मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग बोलते हैं। कोलबर्ग का ये जो सिद्धांत है वो उसने जीन प्याजे की बात से नकारा नहीं है। वो भी कहता है कि जीन प्याजे जो है उसने अच्छा सिद्धांत बताया है। उनके सिद्धांत की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसने संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ा हो और उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए ये सिद्धांत बनाया है। अब इसने क्या बनाया है? चलो देखते हैं। सबसे पहले इसने बताया कि हर एक बच्चे में नैतिक विकास के लिए दो स्तर से होकर गुजरता है। पहला स्तर है परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये 4 से 10 साल तक होता है। अब ये कौन से चरण होते हैं इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है, एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, वो दो ही चीजों पे काम करता है। या तो वो आज्ञाकारी बनने के लिए, कि कहना क्यों मानेगा, आज्ञाकारी बनने के लिए वो करता है कि मैं इसलिए कहना मान लेगा कि मैं आज्ञाकारी कहलाऊंगा, गुड बॉय कहलाऊंगा। या वो पनिशमेंट की तरह से होमवर्क कर रहा है। मैम ने बोला है कि जो बच्चे काम करके लेके आएंगे वो गुड बॉय होंगे। तो बच्चा है क्या कर रहा है, वो मैम ने बोला है इसलिए मैं काम करूंगा। दूसरी तरफ बच्चा ये है जो काम करके लेके नहीं आएगा, पता, उनको मैं मुर्गा बना दूंगी। वो घर वापस नहीं जाएगा। उसने होमवर्क नहीं किया तो आज वो जिंदा नहीं बचेगा। इस डर से भी बच्चे काम करते हैं। और सेकंड वाला तरीका ज्यादा काम आता है आज के दौर पे। ये लाइमलाइट में आता है थोड़ा सा। ठीक है। मुझे लग रहा है ना इसके ऊपर ऐसे बना दो। एक सेकंड, ये वाला थोड़ा इसके साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर बच्चा काम करके लेके नहीं आता तो लो भाई, बच्चे का फील था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2 क्या होता है कि तुम बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करोगे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यानी उनके साथ अच्छे बिहेव करोगे तो वो तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। और उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो वो तुम्हें चढ़ा के चले जाएंगे और तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ये बच्चे भी टिट फॉर टैट पर विश्वास करते हैं, जैसे को तैसा। तुम उनके साथ अच्छे रहोगे तो तुम्हारे साथ वो अच्छे रहेंगे। तुम उनके साथ बुरे रहोगे तो वो तुम्हें बिल्कुल घास भी नहीं डालेंगे। तो ये कौन सा स्टेज है? प्री कन्वेंशनल स्टेज है। यानी कि जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्व परंपरागत। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। ये चीज तो समझ में आ गई। सेकंड स्टेज क्या होता है? फर्स्ट का ये है, पहला स्टेज ये था। सेकंड स्टेज क्या होता है? सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड और इंगेजमेंट। यानी कि ये वाला जो डायलॉग है ना, माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू विल टेक मी। और इंस्टाग्राम के बायो में लिख देते हैं कि और क्या नाम है, केक मटर, केक मटर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, केक, केक मर्डर, हाँ केक मर्डर होता है। केक मर्डर ऑन दिस डेट, ऐसा करते हैं। तो ये वही वाले बच्चे होते हैं जहाँ पे जैसे अगर तुम कुछ दोगे तो काम करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, घर वालों ने बोला जा दही लेके आओ। मम्मी दही तो ले आऊंगा मैं, 10 की दही आती है, 5 रुपए मुझे चाहिए, कुरकुरा खाऊंगा तो 15 रुपए देने पड़ेंगे आपको। दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए।
तो मम्मी क्या कहते कल चल, 5 रुपए नहीं मिलेंगे, 2 रुपए है, ये चाहिए तो बता। तो ठीक है, मम्मी 2 रुपए दे दो। तो ये होता है जब पर्सनल रिवॉर्ड मिले या कोई चीज मिले उसके बदले में काम करे। या तो कोई कि या तो कोई तुमसे बहुत प्यार से बोले, अच्छे से बोले, तो वो उस चीज में काम कर देते हैं। फिर बात आती है पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल लेवल। ये 10 से 13 साल की उम्र में होते हैं, इसके भी दो चरण होते हैं। बच्चे जो है वो काम किसके लिए कर रहे हैं, ताकि वो गुड बॉय कहलाए, नाइस गर्ल कहलाए, नाइस बॉय कहलाए, या जो है वो कई बार होता है ना कि कुछ टीचरों के सामने बच्चे जो होते हैं वो अच्छा बनना चाहते हैं कि एटलीस्ट उन टीचर के सामने तो हमारी इज्जत बनी रहे, ऑनेस्टी के लिए, प्रेज के लिए, अच्छे रिपोर्ट कार्ड के लिए। बच्चे देखो वो होमवर्क भी इसके लिए करके लेके आते हैं, कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो ताकि टीचरों की नजर में अच्छे रहें। तो इनके लिए जब काम करते हैं, गुड बॉय के लिए, प्रेज के लिए, आखिर तारीफ किसको बुरी लगती है? कोई इंसान तारीफ करके 2 दिन तक खुश रहते हैं। तो इनके लिए जब काम होता है तो इसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि अंतर व्यक्ति संबंध। इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्रेस के लिए का मतलब क्या होता है, जब हम तारीफ के लिए काम करें। अब इसमें क्या होता है, एक चीज, इसका सेकंड स्टेज होता है रूल्स आर रूल्स, इट कैन नॉट बी ब्रेकन। यानी कि मतलब अगर मेरे पापा हैं तो क्या हुआ, वो किसी का मर्डर कर देंगे? नहीं, रूल्स तो रूल्स हैं, पापा ने गलत किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जहाँ पे उनको लगता है कि रूल्स तो रूल्स हैं और इनको कोई भी तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसमें दो स्टेज कौन से, एक तो गुड बॉय, गुड नाइस गर्ल, नाइस बॉय, इन चीजों के लिए, प्रेस के लिए, और दूसरा है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज के नियमों का पालन होना चाहिए। गलत करोगे तो गलत होगा, ये वाला। फिर बात आती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर पारंपरिक। अब इस टाइम पे ना 13 उम्र से ज्यादा बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि किसी के भी राइट्स को हम वायलेट नहीं कर सकते, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। इस टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो बगावत करने पे उतर आते हैं। वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, जैसे तो पैसों के बल पे हम कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। और लास्ट स्टेज जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। ये वो स्टेज होता है जहां पर वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स और इन सारी चीजों में पढ़ने लग जाते हैं कि मैं तो महात्मा गांधी जैसा बनूंगा, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, मैं तो मार्टिन लूथर के बारे में बनूंगा, इनके जैसा बनूंगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो किसी के जैसा बनना चाहते हैं और वो इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा है, तो वो उनके प्रिंसिपल से प्रभावित होते हैं। तो इन्होंने कैसे किया, जिनको आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इनको आम भाषा में हम बोलते हैं रोल मॉडल। अरे स्पेलिंग गई गलत, LODEL। उसकी थोड़ी थिकनेस को कम करना पड़ेगा, बाद में करेंगे। तो ये सारे स्टेज थे, बताओ समझ में आया? पहले आपको समझ में आया?